हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रामपाल एंड आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा समान हिंदी। तो हम इसमें समान हिंदी के अंदर जो भी चीज़ें सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और एक बात, ये एक कॉम्बो सिलेबस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। कॉम्बो सिलेबस मीन्स यहाँ पे एक नहीं बल्कि कई एग्ज़ाम्स के लिए ये सिलेबस हेल्पफुल रहेगा, ये ध्यान देना। तो इसमें जो जो एग्ज़ाम इंक्लूड हैं जिनके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, उसमें आप देख सकते हो ये सिलेबस सिविल सर्विसेज के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कंपलसरी पेपर है सिविल सर्विसेज का। उसके बाद एलटी ग्रेड की जो हिंदी मैंने कराने को बोली थी वो इसी में हो जाएगी। देन उसके बाद नेट, आपका पीजीटी भी एंड टीजीटी, टेट, लेखपाल एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हिंदी बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसमें हम सम्मान हिंदी पूरी देखेंगे। इसमें 40 से 42 टॉपिक्स कवर करेंगे हम, और आई होप कि ये लेक्चर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं कि सिलेबस है क्या इस हिंदी का। तो जैसे मैंने बोला ये कॉम्बो सिलेबस रेडी किया गया है, कॉम्बो सिलेबस है ये। तो इसमें सबसे पहले हम हिंदी भाषा का विकास देखने वाले हैं। हिंदी भाषा के विकास में हम देखेंगे कि जो है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे हम देखें, पहले एंशियंट यानी प्राचीन आर्य भाषा रही, फिर उसके बाद मध्यकालीन में रही, फिर उसके बाद आधुनिक आई, और देन आधुनिक के भी हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं प्राचीन हिंदी आधुनिक की, फिर मध्यकालीन हिंदी, और फिर हमारी आती है आधुनिक हिंदी। तो इनके ईयर वाइज डिवाइड हैं। जैसे हमारी बहुत पहले की है, इनिशियली अगर देखा जाए जब वैदिक संस्कृति थी, तो उस टाइम पे 1500 से 500 ईसा पूर्व की हिंदी जो रही वो हम देखेंगे, और इस तरह से पूरी सिक्वेंशियल वे में इस हिंदी के विकास को कवर करेंगे। फिर उसके बाद आपके वर्ण विचार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वर्ण विचारों में क्या आता है। जितने भी इसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपके मैंने हिंदी के विकास बताए, उसी तरह से ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। देन थर्ड में अगर हम बात करें तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं, जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे देते हैं, और फिर पूछा जाता है कि जैसे मान लो कहीं पर एक क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कहीं ए ऑप्शन दे देता है, फिर बी दे देता है, और सी दे देता है, एंड देन डी दे देता है, और फिर पूछा जाता है कि बताओ किस वाले ऑप्शन में मिस्टेक है, किस वाले ऑप्शन में गलती है। तो वो गलतियाँ कैसे फाइंड करें, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपकी संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हर एक संधि कवर करेंगे, जितने उसके टाइप्स हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी बहुत लगवाए जाएंगे, ये ध्यान देना। सबके प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे। पूरी हिंदी के अंदर मोर देन 6000 क्वेश्चन कराए जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। मोर देन 6000 क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहाँ पे हिंदी के लिए, क्योंकि ये हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो उसके बाद आते हैं शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द विचार के बारे में, जैसे आपके शब्द भेद हैं उसमें तत्सम आता है, फिर देन आपका तद्भव आता है, देन उसके बाद देशज, विदेशी भाषाएं कौन सी हैं, और संकर भाषा यानी कि संकर शब्द विचार कैसे बोलते हैं, संकर भाषा के अंदर किन किन बातों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक, तो हम ये सारी बातें यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हिंदी व्याकरण की अगर बातें करें तो हिंदी व्याकरण में जितनी ग्रामर है हिंदी की वो पूरी कराई जाएगी। पूरी कराने का मतलब है आपके विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, हर एक चीज़ यहाँ पे इस व्याकरण के अंदर पूरी होगी। इस वजह से मैंने ऐसे केवल एक वर्ड में लिखा है हिंदी व्याकरण। देन उसके बाद आपके लिंग, वचन, कारक एवं काल। ठीक है, तो इसके भी टाइप्स जितना इंटरनल जाकर के हो सकेगा पूरा कवर किया जाएगा। देन उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द। देन उसके बाद आपका जो 9वां टॉपिक है वो है सुस्ती सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एकासी शब्दों को कि एकासी शब्द क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द एकासी शब्द के अंदर आते हैं, और इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ये सारी बातें हम पूरी कवर करेंगे, यानी कि विशेषताओं के बारे में भी कि विशेषताएं कैसी हैं, क्या क्या इनके बारे में जानना ज़रूरी है, ये क्या हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, सुस्ती सम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखा होगा। और हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, बहुत क्वेश्चन जो है हिंदी व्याकरण से भी आता है। देन उसके बाद हम देखेंगे एकनार्थी शब्द। ठीक, फिर हम देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय।
तो उपसर्ग और प्रत्यय को ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि जो है पता ही है कि उपसर्ग और प्रत्यय में कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलता है। देन उसके बाद समास, तो हम समास के भेद, समास क्या है, ये सारी बातें यहाँ पे जरूर करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो वाक्य, अंग, भेद, रचना, पदबंध एवं विराम चिन्ह, यानी कि पूरा वाक्यों के अंदर का जितना पंक्चुएशन है, जहां पर मिस्टेक होती है वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो है विराम चिन्ह कैसे लगाने हैं, पदबंधों को कैसे कंट्रोल करना है, रचनाओं को कैसे लिखना है, और इनके भेद भी जानेंगे, अंगों के बारे में जानेंगे। ये सारी बातें हम पूरी तरह से कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाक्यगत अशुद्धियाँ, कि जो हमारे वाक्यगत अशुद्धियाँ मिलती हैं, जैसे कोई सेंटेंस लिखा है उसमें जो है अशुद्धियाँ हैं, तो ये कैसे फाइंड करें, ये भी हिंदी के अंदर आता है और कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट के लिए इस सिलेबस का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने एग्जाम्स के मैंने नाम लिए उनका एक कॉम्बो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो है अनेक शब्दों के एक शब्द देखा होगा, तो वही बातें यहाँ पर हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर अगर वाक्यांश के लिए एक शब्दों में 1000 प्लस भी हो गए तो बहुत हो जाएगा। 1000 प्लस में ही आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, और इतने करा दिए जाएंगे कि 1000 प्लस आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाए। देन उसके बाद वाच्य, फिर देन उसके बाद वाच्यों में आपके जो है जो 3 हैं, चाहे वो आपका कर्तवाच्य हो, चाहे आपको कर्मवाच्य हो, और फिर चाहे वो आपका भाववाच्य हो, तीनों कराए जाएंगे। ठीक है, कि कर्त में क्या है, कर्म में क्या है और भाव में क्या है। देन उसके बाद आता है मुहावरे एवं लिक्कोतियाँ। ठीक, देन उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो अभी हमने जो पहला टॉपिक जाना था, वो पहला टॉपिक क्या जाना था, हमने पहला टॉपिक जाना था हिंदी भाषा का विकास। क्या जाना था, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। लेकिन जो हम यहाँ पे जानेंगे वो है हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान देना, हमारा हिंदी साहित्य कैसा है, कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे आया, और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस रही और कहाँ पे कमियां रही। तो हम आलोचनाएं भी करके देखेंगे कि कहाँ पर कमियां रह गई। वैसे आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए हिंदी साहित्य में, लेकिन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं और फिर बोल दिया जाता है यही आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, जो सिलेबस में है वही सारी चीज़ें एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर देन उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो है आपका हिंदी गद्य का विकास, कि गद्य का विकास कब से कब हुआ, इसका उद्भव देखेंगे। क्या देखेंगे, उद्भव देखेंगे। और जो है इसके उद्भव के बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में जाएंगे कि विशेषताएं क्या क्या रहीं गद्य के विकास में। और देन उसके बाद हम जो देखेंगे कुछ गद्यकारों के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ गद्यकारों के भी बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जिन जिन बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो फिर आता है हिंदी निबंध का उद्भव। तो निबंध का उद्भव कहाँ हुआ, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, कि हिंदी निबंध का उद्भव कहाँ हुआ और कैसे कैसे हिंदी निबंध का विकास हुआ। ठीक, तो उद्भव, विकास और प्रमुख निबंधकारों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। देन उसके बाद हिंदी कहानी का विकास पढ़ेंगे, उसका उद्भव के बारे में जानेंगे और फिर प्रमुख कहानीकारों के बारे में भी हम जानेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी नाटक का उद्भव, कि जो है हिंदी नाटक का उद्भव कैसे हुआ, कब से कब तक जो है नाटक का टाइम पीरियड माना जाता है, और नाटककार जो रहे उनका विकास और प्रमुख नाटककारों के बारे में भी हम देखेंगे। ये जो पोर्शन है, ये हमारा पोर्शन लिटरेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपल्सरी पेपर ऑफ सिविल। किसके लिए, कंपल्सरी पेपर ऑफ सिविल। ये पोर्शन सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो सिविल सर्विसेज में कंपल्सरी पेपर आता है हिंदी का, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल के लिए ये पोर्शन आलोचना का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, मैंने 3 टॉपिक मेंशन किए हैं, और ये मत समझ लेना कि अगर ये सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है तो किसी और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक्स जिनमें मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक, ये 3 टॉपिक्स सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
चाहे वो आपका हिंदी निबंध का उद्भव हो, चाहे वो आपका हिंदी कहानी का उद्भव हो, चाहे वो आपका हिंदी नाटक का विकास का और उद्भव हो, और फिर चाहे आलोचनाएं हों, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिर उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी टॉपिक ज़्यादा जो है विधाओं के बारे में जो अदर एग्जाम है, वनडे एग्जाम्स हैं, उनमें पूछा जाता है, सिविल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य की अन्य विधाएं, जैसे लेखपाल का एग्जाम है अभी आ रहा है, ILT ग्रेड का एग्जाम है, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पोर्शन, कि यहाँ से क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। देन उसके बाद आप देखें हिंदी साहित्य, कवि, रचनाएं एवं भाषा शैली, ठीक। तो ये भी पोर्शन सिविल के लिए इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा, हिंदी साहित्य, कवि, रचनाएं और भाषा शैली, ठीक है। ये पोर्शन और अदर एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सिविल के लिए है। तो उसके बाद बातें करते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ इनमें स्टार्स, जो इनमें मैं स्टार्स मार्क कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देन रस निष्पत्ति पढ़ेंगे, साधारणीकरण पढ़ेंगे एंड ध्वनि सिद्धांत पढ़ेंगे, कि हमारे जो है तालु से कैसे ध्वनि निकलती है, हमारे कंठ से कैसे ध्वनि निकलती है, और ध्वनि सिद्धांत क्या रहे, ये हम सारी बातें यहाँ पे बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे। देन उसके बाद छंदों के बारे में पढ़ेंगे, छंद में क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दे लो। जो है छंद के अंदर हम दोहा भी पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग चौपाई के बारे में पढ़ेंगे, चौपाइयाँ जितनी हैं। देन उसके बाद जो सोरठा हैं, सोरठा वो भी हम पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं, इनमें क्या क्या पढ़ना है ये भी ध्यान दें, इनकी परिभाषाएं, विशेषताएं, विशेषताएं और प्रकार, और प्रकार, ये तीनों टॉपिक यहाँ पे छंद के अंदर कवर होंगे। देन उसके बाद हम अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार है क्या, ठीक है। अलंकार के जितने भी पहले क्या है इसका, और उसके बाद इसके टाइप्स यानी प्रकार, कितने प्रकार के हैं ये, वो सब हम यहाँ पे मेंशन करके पढ़ाएंगे, ये ध्यान दें। तो अलंकारों के बारे में, फिर हम शब्द शक्ति के बारे में जानेंगे। तो शब्द शक्ति जो है इतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ भाषा शैली के सुधार के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग और शब्द शक्ति के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब कहीं तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर शब्द शक्ति बहुत रोल करती है। तो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी इसे कवर किया जाएगा। फिर देन उसके बाद काव्य के लक्षण, प्रयोजन एवं हेतु। तो ये ध्यान दें, काव्य के लक्षण जो है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, यहाँ ध्यान दें डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है। कैसे, जो है मान लो कि जो है हमारे पास कुछ दिए हुए या अलंकार, समास, कुछ भी, उनके लक्षणों के बारे में जानना, और जो काव्य हमारे हैं उनके लक्षणों के बारे में जानना, यहाँ से घुमा कर क्वेश्चन आ सकता है। फिर देन उसके बाद भाषा विज्ञान पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान में जो है ये भी ज़्यादा कोई खास टॉपिक नहीं लगता, लेकिन तब भी पढ़ा जाएगा इसे। उसके बाद अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, हाँ ये ध्यान दें, फॉर सिविल, ध्यान दें टॉपिक फॉर सिविल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज कंपलसरी पेपर ऑफ हिंदी। ध्यान दें अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। फिर उसके बाद आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है लुजाइनस का उदात्त तत्व। ये दोनों सिद्धांत पढ़ाए जाएंगे, और इनकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है ये ध्यान दें, इनकी उपयोगिता जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन, इनकी उपयोगिता यानी कि यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन इनका बहुत जरूरी है, ये ध्यान दें उपयोगिता, क्योंकि सिद्धांत तो पढ़ लेंगे लेकिन ये सिद्धांत कहाँ कहाँ उपयोगी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, और पत्र लेखन में टाइप, कितने टाइप से पत्र को लिखा जा सकता है, और पत्र लेखन की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। पत्र लेखन का हमारे हिंदी साहित्य में रोल क्या है, ठीक, और पत्र लेखन की उपयोगिता, उपयोगिता, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हम देखेंगे व्यवहारिक लेखन को, कैसे देखेंगे, व्यवहारिक लेखन को, ठीक। फिर उसके बाद व्यवहारिक लेखन के बाद आप लेखन कौशल पर ध्यान देंगे, और फिर पत्रकारिता पर, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कि जो रिटन एग्जाम आते हैं किसी भी पेपर में या एग्जाम में, जैसे PCS लेवल का एग्जाम है,
या सिविल का एग्ज़ाम है, तो इनमें जो है लेखन के बारे में रिटन देना होता है, इनमें ऑप्शनल के चांसेस नहीं रहते। तो इनमें कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट आपके पास अगर सफिशिएंट नहीं है तो भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवहारिक लेखन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर सिविल सर्विसेज के लिए, तो ये ध्यान दें। तो यहाँ पे कराया जाएगा व्यवहारिक लेखन, और लेखन कौशल और पत्रकारिता, तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोजाइनस का उदात्त तत्व, ये इंपॉर्टेंट है आपके सिविल के लिए। देन उसके बाद पल्लवन या विस्तारण, यहाँ पर ध्यान दें क्या बातें मेंशन कर रहा हूँ कि पल्लवन या विस्तारण का टॉपिक भी हम कवर करेंगे। ठीक, फिर शब्दकोश के बारे में जानेंगे, साहित्य कोश के बारे में जानेंगे, और परिभाषिक तकनीकी या शब्दों का प्रयोग कैसे करें। जो जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे आ जाते हैं, मान लो टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे आ जाते हैं, मैं एक ले लेता हूँ, मंत्रोच्चारण। क्या ले लेता हूँ? मंत्रोच्चारण। अब देखो ये टेक्निकल टर्म है, ठीक है। मंत्रोच्चारण का मीनिंग हो गया कि मंत्रों का उच्चारण, ठीक है। तो जो है जैसे ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इन्हें परिभाषित कैसे करना है, इन टेक्निकल टर्म्स का साहित्य कोश के अंदर रोल क्या है, ये टेक्निकल टर्म्स शब्दकोश में क्या रोल अदा करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टेक्निकल टर्म्स में पकड़ बनाना। देन उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा संक्षेपण। क्या? संक्षेपण। देन उसके बाद क्रमबद्धता को जानेंगे, और फिर उसके बाद अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश की मैं एक तकनीक बताऊंगा, यहाँ पे तकनीक और उपयोगिता, तकनीक और उपयोगिता दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम उस तकनीक को कैसे यूटिलाइज करें कि अपठित गद्यांश में आने वाले हर एक क्वेश्चन का आंसर राइट निकले। ध्यान दें, जो मिस्टेक्स होती हैं अपठित गद्यांश में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे बचना। तो इसी तरह से हम अपठित पद्यांश को भी देखेंगे, ठीक है, अपठित पद्यांश को भी हम देखेंगे। तो ये थे हमारे 41, देख लो अभी मैं मेंशन कर देता हूँ 41 टॉपिक्स हैं, 41 टॉपिक्स हैं टोटल जो कॉम्बो सिलेबस है। क्या है ये? मैं पहले बोल देता हूँ, कॉम्बो सिलेबस है। अगर किसी एग्जाम के लिए कोई अदर टॉपिक इंपॉर्टेंट हुआ तो वो भी करा दिया जाएगा, लेकिन ये कॉम्बो सिलेबस है हर एक एग्जाम के लिए, जैसे मैंने जो एग्जाम के नाम लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है ये, और इसमें क्लासेस कंटिन्यू आएंगी, हिंदी भी चालू की जाएगी। और अभी आज शाम तक में भी हो सकता है, कोशिश रहेगी कि यूपी पीसीएस या इसी को यूपी पीएससी बोलते हैं, यूपी पीएससी, इसके लिए भी यूपी स्पेशल का सिलेबस, यूपी स्पेशल का सिलेबस, यूपी स्पेशल का सिलेबस जो है हम दे दें। यूपी स्पेशल के सिलेबस में जो मैं दूंगा वो यूपी स्पेशल सिलेबस कराया भी जाएगा, ये ध्यान दें, जो भी सिलेबस दूंगा वो कराया जाएगा, ठीक है। तो आज में भी हो सकता है इवनिंग तक यूपी स्पेशल का सिलेबस मिल जाए। तो 3 क्लासें कंटिन्यू चलने वाली हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं ध्यान दें। पहली क्लास जो कंटिन्यू चलेगी वो हमारी रहेगी एलटी ग्रेड की। कौन सी? एलटी ग्रेड की। दूसरी क्लास जो चलेगी वो हमारे लिए रहेगी हिंदी की, जो जनरल हिंदी का सिलेबस मैंने अभी दिया। और तीसरी क्लास जो है वो चलेगी यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी के लिए यूपी स्पेशल, ये ध्यान दें, यूपी स्पेशल। क्लियर है? ये 3 क्लासेस अब कंटिन्यू रहेंगी। इसी वजह से पहले मैंने सबसे पहले एलटी ग्रेड का सिलेबस दे दिया था। किसका सिलेबस? एलटी ग्रेड का। फिर देन उसके बाद हिंदी का सिलेबस अब आपके पास आ ही गया, ये भी सिलेबस कंप्लीट है, ठीक। अब जो हमारा सिलेबस बचा है देना वो बचा है यूपी पीएससी के लिए यूपी स्पेशल। ये सिलेबस भी पूरी स्पेशलाइज है और पूरी तरह से सिलेबस कवर कराया जाएगा। यूपी पीएससी के लिए फुल सिलेबस ये कवर कराया जाएगा, ध्यान दें, ठीक है। तो जो लोग अभी नए हैं तो यार प्लीज़ देखो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब करते हो तो जो है बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक, क्योंकि जो है जो नोटिफिकेशन है अगर आप चाहते हो पहले मिले क्लास के आते ही तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, ठीक, क्योंकि जो है ये क्लासेस अगर आप लोग कंटिन्यू करते हैं तो आई होप कि बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली हैं ये सारी क्लासेस आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है और कोई चीज़ स्किप नहीं की जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी बात आपकी स्किप नहीं होगी। और आई होप कि ये सिलेबस, ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से बहुत हेल्पफुल रहेंगी।
थैंक यू सो मच।